हर एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा कि एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिर रीज़न क्या हो सकता है। ये लोग, ये गवर्नमेंट एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं, आखिर इसके पीछे वजह कोई क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है, व्हाट आर द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रीज़न। एक्सीडेंट हो चुका है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट की क्यों जा रही हो चुकी है, ठीक है, इसका मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ। अगर आप आंसर को देख लें, मैं आपको टोटल 6 एग्जांपल दे चुका हूँ जो बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी है। नंबर 1, इट मे बी अ लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, कानूनी तकाजा हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक वर्कर के साथ एक्सीडेंट हो चुका है, या तो वर्क हाइट से नीचे गिर गया है, ठीक है, या तो कोई ऐसा एक्सीडेंट इस बंदे के साथ हो चुका है, इस वर्कर के साथ, या तो इसकी डिसेबिलिटी में जाना चाहिए, ठीक है, या तो उसको डेथ में जाना चाहिए। तो इसके बारे में गवर्नमेंट आकर एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बंदे के साथ किसी ने ज़बरदस्ती के साथ एक्सीडेंट होने का प्रोसेस किया गया हो, ठीक है, या तो ऐसा होता है कि इस बंदे के साथ खुद ब खुद ही एक्सीडेंट हो चुका हो। तो इसलिए कह सकते हैं कि इट में बी लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये कानूनी भी तकाजा हो सके जो बहुत ज़्यादातर लीगल प्रोसेस होता है। हर स्टेप को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट के बारे में। नंबर 2, इट में भी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स, ये इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी बंदे ने एक कंपनी के साथ जॉब लगाते वक्त उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, ठीक है, एक एग्रीमेंट लिखा जाता है कि मैं आपके साथ इंश्योरेंस करवा देता हूँ। अगर एक वर्कर की एक्सीडेंट हो जाए, या तो इसका कोई नुकसान हो जाए, या तो ऐसा कोई हादसा हो जाए जो इस वर्कर के खुद के बर्दाश्त के नहीं हो, उसका ये ताकत भी नहीं रख सकता, ये तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि इस काम के जो अखराजात है उसको मुझे कैसे पूरा करवाना है, ठीक है। तो कोई भी बंदा जब कंपनी जाता है, ठीक है, अगर उसने इंश्योरेंस पे साइन कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आधा हेल्प कंपनी करेगा, ठीक है, इस वर्कर का, आधा वो खुद करेगा। मतलब इस वर्कर पे एक बोझ नहीं होगा, वो अफोर्ड करेगा, ठीक है, ईजिली तरीके से, क्योंकि वो हाफ पेमेंट करवा रहा है, ठीक है, हाफ कंपनी की तरफ से होगा। नंबर 3, टू प्रिवेंट इट या क्राइम्स। तो प्रिवेंट रिएक्टेंस का मतलब ये है कि एक काम है, एक नुकसान पहले से हो चुका है, ठीक है, कि आप चाहते कि जो तुम्हारे साथ पहले कोई ऐसा वाक़या पेश आया हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें या कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, कि आप वाकई उसी नुकसान को दोबारा करना चाहते हैं? नहीं, आप कभी नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब ये है कि जो ऐसा नुकसान होने वाला है, ठीक है, इससे आपको बचाना है, ठीक है। पहले इसी तरह के नुकसान से आपने खुद को कंट्रोल करवाना है, या तो वर्कर्स को कंट्रोल करवाना है, एक काम को होने से बचाना, ठीक है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा चलो। नंबर 4, टू नो अबाउट द एक्सीडेंट कॉस्ट। जो आपने एक्सीडेंट किया गया है, ठीक है, जो एक्सीडेंट तुम्हारे साथ किया गया है, इसके बारे में भी आपने जाना है कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। हर एक्सीडेंट का मुख्तलिफ किस्म का नुकसान हो सकता है, ठीक है, कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, लेकिन हर एक्सीडेंट का नुकसान आपने बहुत ही बड़ा समझना है, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है, इसमें जान का भी खतरा होता है, डिसेबिलिटी का भी खतरा होता है, दूसरों का भी खतरा होता है। नंबर 5, टू इम्प्रूव द मोरल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो कंपनी में आपके साथ वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, इनका अखलाक भी आपने सही करवाना है, ठीक है, इनको आप अखलाक के बारे में इन्वेस्टिगेट देना है, ठीक है। इनको हर एक कंपनी के अंदर ऐसे वर्कर्स हो जो अखलाक वाले हो, तो कभी भी ऐसा 2 नंबरी वाला काम नहीं करेगा, ठीक है, जिससे दूसरों को भी खुद को भी नुकसान पहुंच जाए। नंबर 6, टू इम्प्रूव सेफ्टी कल्चर। जो सेफ्टी का कल्चर होता है, जो कंपनी की तरफ से तुम्हें सेफ्टी वगैरह के टूल्स वगैरह दिए जाते हैं, आपको इक्विपमेंट या टूल्स दिए जाते हैं कि आपने खुद की प्रोटेक्शन के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल, गॉगल्स भी हो सकता है, फेस शील्ड भी हो सकता है, ग्लव्स भी हो सकते हैं, ठीक है, सेफ्टी बोर्ड भी वगैरह हो सकते हैं। इसी तरह कंपनी का जो कल्चर होता है, इसको भी आपने इम्प्रूव करवाना है, ठीक है। ये सारे बातें किस में जा चुकी है? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रीज़न के बारे में, कि इस बंदे के साथ, इस वर्कर के साथ ये जो एक्सीडेंट हो चुके हैं, क्या इन्होंने ये बातें फॉलो किए थे कि नहीं। तो ये बातें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि इंजरी की क्लासिफिकेशन कितने हैं, वो कौन से होते हैं, वो कैसे होते हैं,
इंजरी क्लासिफिकेशंस एंड वायलेंस। सबसे पहले हम इंजरी क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन वायलेंस को हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। आपने ये बताना है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि इंजरी की क्लासिफिकेशन टोटल 4 है। कौन कौन से नीचे मैं दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट एड। जाहिर सी बात है कि आपको पता होगा कि फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड एक बॉक्स होता है वाइट कलर का, एक प्लस का सिंबल होता है, इसके ऊपर लगा हुआ होता है। इनके अंदर क्या होते हैं, टेबलेट्स वगैरह होते हैं, मेडिसिन होते हैं, इंजेक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है। एक वर्कर को थोड़े लम्हे के लिए प्रोटेक्ट करना, इसके लिए ये इस्तेमाल की जाती है। तो चलो हम अब डिफिनीशन पे आते हैं। If any worker injured at the workplace, for the injured worker provide first aid treatment. After the first aid treatment, the injured person worker no lost time he start his work of daily duty routine in next 24 hours. फर्स्ट एड के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि फर्स्ट एड क्या होता है। अगर एक वर्कर वर्क प्लेस पर जख्मी हुआ, उससे इंजरी आ गई, तो उससे इंजर्ड वर्कर को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बाद अगर वही वर्कर जो ज़ख्मी हो चुका है, जो ज़ख्मी के हालात में है, वो ख़ुद को ये महसूस करे, ख़ुद की आइडेंटिफिकेशन करवा दे कि मैं ठीक हूँ, मैं आगे भी काम कंटिन्यू कर सकता हूँ जो अगले 24 आवर्स आने वाले हैं, तो वो कभी भी अपना टाइम लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं अपना टाइम को आगे लॉस करूँ, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा फर्स्ट एड हो चुका है, थोड़ा सी इंजरी हो चुकी है, मैं इतना ज़ख्मी नहीं हुआ हूँ, ठीक है। उसको खुद की आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए वो खुद ही करवा देता है ये सारा काम, फिर वो आगे भी काम को कंटिन्यू करवा सकते हैं जो उसका 24 आवर्स आने वाला होता है। फिर वो क्या करते हैं, वो अपने काम को शुरू करवा देता है, वो अपने काम को कंटिन्यू रखता है जो आगे 24 आवर्स आने वाले हैं, ठीक है। हर काम का हावर्स के मुताबिक डेली ड्यूटी टाइम रूटीन होता है। तो ये हो गया फर्स्ट एड। फर्स्ट एड को हम FAC भी कह सकते हैं, फर्स्ट एड काज, आप फर्स्ट एड भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा है रिस्ट्रिक्टिव वर्क इंजरी, इसको हम शॉर्ट में RWI भी कह सकते हैं। रिस्ट्रिक्टिव वर्क क्या होता है, चलो आप डिफिनेशन को देख सकते हैं। इफ अ वर्कर इंजर्ड एट द वर्क साइट आफ्टर द फर्स्ट एड वर्क ट्रीटमेंट, he does not attend the same work, so due to the duty that injured work change into the light work or easy work। चलिए मैं भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इजी पॉइंट के साथ में आपको बताना चलो कि RWI क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव वर्क इंजरी क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक वर्कर को वर्क साइट पर इंजरी हो चुका है, ठीक है, वो जख्मी हो चुका है, तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद अगर वो वर्कर खुद को आइडेंटिफाई करे, खुद को ऐसा फील करे कि मैं आगे इसी तरह काम कर सकता हूँ, ठीक है, अगर वो काम को आगे कंटिन्यू करें तो जाहिर सी बात है कि वो फर्स्ट एड हो गया। अगर वो अपने काम को कंटिन्यू करे लेकिन वो जो पहले ऐसा काम करता था, फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, वो पहले इनका काम करता है, उससे अचानक इंजरी हो गई, तो उसने खुद को ऐसा फील किया है, उसको दर्द भी हो रहा है कि यार मैं तो पहले इसी तरह का इनका काम करता था, लेकिन मैं अभी इनका काम करने का काबिल नहीं हूँ। तो पता है कि कंपनी वाले जो होते हैं इसी वर्कर को एंड वाला नहीं बल्कि एक ऐसा आसान काम उसे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसे हम लाइट वर्क कहते हैं, कि वो अपने आने वाले 24 आवर्स का जो डेली टाइम ड्यूटी रूटीन है वो भी पूरा करे, लेकिन आसान काम के साथ। अभी आ गए ना आपको समझ कि RWI क्या होता है। वो जो पहले ऐसा कोई काम करता था, अब जख्मी होने के बाद अब वो पहला काम नहीं कर सकता, उससे दूसरा काम चेंज किया गया है, ठीक है, जिससे हम इजी वर्क या लाइट वर्क कह सकते हैं। तो यह हो गया RWI, रिस्ट्रिक्टिव वर्क इंजरी। इंजरी का क्लासिफिकेशन नंबर 3, लॉस्ट टाइम इंजरी। लॉस्ट टाइम इंजरी को हम शॉर्ट में LTI भी कह सकते हैं, ठीक है। इफ अ वर्कर इंजर्ड एट द वर्क प्लेस, अगर एक वर्कर वर्क प्लेस पर जख्मी हो जाए, ठीक है, उसे इंजरी आ जाए, आफ्टर द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होने के बाद he does not attend his work next in 24 hours, वो अपना काम को आगे 24 आवर्स आने तक कंटिन्यू नहीं रख सकता, क्योंकि उससे LTI हो चुकी है, लॉस्ट टाइम इंजरी हो चुकी है।
क्यों? वो इतना ज़ख्मी हो चुका है कि वो अपना काम नहीं कर सकता। अगर एक वर्कर इतना ज़ख्मी हो चुका हो तो वो कभी भी अपना काम को आगे कंटिन्यू नहीं रख सकता। क्यों ना उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी वो आगे अपने काम को कंटिन्यू नहीं रख सकता। ठीक है, LTI का प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक तो उसे इंजरी हो चुकी है, इंजरी के बाद उसका टाइम भी लॉस हो चुका है, वो अपने आगे काम को कंटिन्यू नहीं रख सकता क्योंकि उसे LTI हो चुकी है। LTI में एक बात है, ज़्यादातर लोग आपसे ये सवाल भी कर सकते हैं कि अगर एक वर्कर को LTI लास्ट टाइम इंजरी हो गई वो तो अपने आगे काम नहीं कंटिन्यू रख सकता। ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन क्या इस वर्कर से आगे तनख्वाह भी कट की जाती है कि नहीं? बिल्कुल इसे तनख्वाह नहीं कट की जाती क्योंकि उसका लास्ट टाइम इंजरी की वजह से हो चुका है। ठीक है, अगर उसे इंजरी ना होती तो उसका टाइम भी लॉस ना होता, सिर्फ उससे ब्रेक दिया जाता है। ठीक है, उसको रेस्ट किया जाता है कि आप आगे रेस्ट करो, आपसे तनख्वाह कभी भी नहीं कट की जाती है। तो ये बहुत ही अहम सवाल है LTI में। इंजरी क्लासिफिकेशन का नंबर 4 टाइप आप देख सकते हैं, मेडिकल इंजरी एंड हॉस्पिटल इंजरी। मेडिकल इंजरी को हम शॉर्ट में MTI भी कह सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी। ठीक है, MTI में क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी में क्या होता है? When the injured worker provide first aid treatment, जब इसी इंजर्ड वर्कर को अगर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए, आफ्टर दैट वोंट बी एबल टू अटेंड हिज वर्क और जॉब। मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो वर्कर अपने काम करने के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे MTI हो चुकी है, मेडिकल ट्रीटमेंट हो चुकी है। अगर वो काम करने के काबिल नहीं है, ठीक है, he will be admitted into hospital for the permanent treatment। अगर वो काम करने के काबिल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उससे MTI हो चुकी है, मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी हो चुकी है। फिर क्या करना है इस वर्कर का? इस वर्कर का आपने ये करना है कि इसको आपने एडमिट करवाना है हॉस्पिटल में, आपने इसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाना है उसकी परमानेंट ट्रीटमेंट करने के लिए, ताकि उसका ज़्यादातर इलाज हो जाए। ठीक है, बस ये हो गया इंजरी क्लासिफिकेशन का। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बढ़ाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में पता होगा कि MTI, LTI और RWI और FSC क्या होती है।